हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स 2018 में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे 11-10-2018 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड्स आप अगर रेलवे एग्जाम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर फ्रेंड्स कहीं से भी आप नहीं पढ़े हैं तो फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाकर जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही कई ज़्यादा मात्रा में रिपीट करने होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम जो कई शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, जैसे कि पिछले ईयर के एग्जाम पे आपके 135 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे और इतने शिफ्टों के लिए एक क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। इसीलिए फ्रेंड्स आपके रेलवे के एग्जाम पे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स रेलवे ही एक ऐसी संस्था है जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चन को कई सारे क्वेश्चन को रिपीट करना होता है। तो फ्रेंड्स ये एपिसोड हमारा 13 होगा। इससे पहले ऑलरेडी हमारा 12 हो चुका है। आप अगर उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट से जुड़कर उस सेशन का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन में से फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन को देखेंगे जो फ्रेंड्स आपके साइंस के क्वेश्चन होते हैं। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं मिक्स क्वेश्चंस में से एक एक करके आपको हल करना होता है। ध्यान रखिएगा, आपको जो है सिलसिलेवार से आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यानी आपको एक मैथ के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, इस तरह क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो रही है, तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको इस सेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे और समझते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन पूछे गए थे फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है 13 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा फिर, गतिज ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होती है, वो है आपके के बराबर, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर आपके एक फॉर्मूला होते हैं 12m और v²। ये आपके फॉर्मूला होते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 इंटू द्रव्यमान कितना दिया गया है आपके 13 kg दिया गया है, तो 13 से मल्टीपल करेंगे। और वेग कितना है आपके 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन यहाँ वेग का स्क्वायर है तो यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। और जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे 6.5 आ जाएंगे। और जब 6.5 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो हमें 162.5 की प्राप्ति हो जाएगी। और ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? जूल होती है। तो इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे 162.5 जूल। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके काइनेटिक एनर्जी बराबर यानी गतिज ऊर्जा जो फॉर्मूला होती है वो आपके 12mv², ये फॉर्मूला होती है, इसके माध्यम से आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा हमारे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है? यानी जिस प्रकार फ्रेंड्स भूगर्भीय ग्लोब इस तरह होते हैं, इसी प्रकार की जो है एक ऐसे तत्व है कार्बन के अपरूप में से जिनकी रचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। तो इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। फुल्लेरीन की जो रचना होती है वो आपके किस प्रकार की होती है? ग्लोब के आकार की होती है। फुल्लेरीन की और अन्य नाम की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इसे ध्यान रखिएगा, कार्बन 60 भी कहते हैं। कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का प्रूफ होने की वजह से इसे कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। या फिर फुल्लेरीन का जो आकार होता है फ्रेंड्स आपके किस प्रकार के आकार होते हैं? तो भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस से संबंधित। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब एक फूल में जो परागकोश की प्रक्रिया के माध्यम से वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन करीब 8 क्वेश्चन के करीब होंगे और बाकी जो फ्रेंड्स आपके बचे वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, निम्न में से कौन सा ऊतक जड़ों के खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? जड़ों के माध्यम से जो खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है तो कौन करते हैं? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके जाइलम करते हैं। जाइलम ऊतक जो फ्रेंड्स आपके पौधों में पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जाइलम का कार्य है वो जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करते हैं, वो जाइलम का काम है। जबकि आपके फ्लोएम जो होते हैं ये पत्तियों द्वारा भोजन प्राप्त जो बनते हैं उसको पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए, आपके पत्तियों में बने भोजन को अन्य भागों में पहुंचाते हैं पौधे के, वो फ्लोएम करते हैं। जबकि जड़ों में पाए जाने वाले हैं जाइलम, जो जड़ों के खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके ये जाइलम और फ्लोएम जो है पौधों में विशेष रूप से पाए जाने वाले ऊतक है। अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? आपको 4 कथन दिए गए, इनमें से जो आपके प्रमस्तिष्क के संदर्भ में सही नहीं है उसका चयन करना है। इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह कथन गलत है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग नहीं है और 60% के लगभग भी नहीं है, इसी वजह से ये आपके गलत हो जाता है। बाकी जो सही है फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। यह अग्र मस्तिष्क का एक हिस्सा है। प्रमस्तिष्क जो आपके अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है।
इसमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। और यह तीसरा पॉइंट है हमारा, यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष तथा पार्श्व भाग बनता है। और प्रमस्तिष्क के जो है फ्रेंड्स आपके 3 भाग बनते हैं, अग्र मस्तिष्क, शीर्ष और पार्श्व वाले भाग का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन से आपके पूछेंगे फिजिक्स से संबंधित, निम्न में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित नियम है आपके जूल का नियम। जूल का नियम जो है फ्रेंड्स आपके ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पूछेंगे हमारे 25वें क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, तो 25वें क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आप अगर रेलवे में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके पास 3 चीज़ें अच्छी तरह से कमान होनी चाहिए, जिनमें से आपके फ्रेंड्स फिजिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए, और जो फ्रेंड्स आपके केमिस्ट्री के जो फॉर्मूला बनते हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। वही 3 चीज़ ऐसे है फ्रेंड्स जो आपको सिलेक्शन देकर चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 25वां क्वेश्चन है, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है, जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड लगते हैं। मान ज्ञात कीजिए, आपको गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया गया इतना। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति क्या होगी, यानी कि फ्रेंड्स अंतिम वेग जो क्या होगा। कोई इस तरह से आपके पर्वत है और यहाँ से कोई वस्तु गिर रही है, इधर से इस तरह से पर्वत हो जाएंगे, आपके इस तरह से गिर रही है तो या इस पोजीशन में इनकी वेग क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, वो फॉर्मूला है आपके अंतिम वेग बराबर, यानी अंतिम वेग बराबर u + gt, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। v बराबर यानी अंतिम वेग बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं प्रारंभिक वेग प्लस गुरुत्वाकर्षण त्वरण और टाइम, ये आपको मल्टीपल कर देना है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इसके लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंतिम वेग तो हमें ज्ञात करना है, क्या बोला गया नीचे गिरते समय, तो इसका टकराने के दौरान यानी इस पोजीशन में टकराएंगे, आखिरी पोजीशन में टकराने के दौरान वेग यानी अंतिम वेग। तो हमें v बराबर कितना दे दिया गया है, v बराबर नहीं दिया गया, क्योंकि फ्रेंड्स कोई कार जो है पर्वतीय मार्ग पर है तो सबसे पहले तो वो अपने बिना गतिमान अवस्था में होगी, यानी कि स्थिति ऊर्जा में होगी। इस तरह से हमारा प्रारंभिक वेग जो होगा वो हमारा 0 हो जाएंगे, और प्रारंभिक वेग 0 हो जाएंगे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है, 10 है और 7 है, 7 हमारा कितना है, टाइम है। तो 7 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं, दशमलव को कैंसिल करके। तो इधर 10 और इधर 10 कैंसिल हो जाएंगे, और 0 को जब 7 से ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, हमारे 7 ही प्राप्त हो जाएंगे। यानी इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे, अंतिम वेग जो होगा हमारा 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। इस तरह से हमारे राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 7 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, आपको इस तरह जब भी पर्वतीय वाले सवाल थे तो आपके प्रारंभिक वेग जो होगा 0 होगा, और इस तरह से आपको हल कर लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। आगे ना फ्रेंड्स आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके अधिकतर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बोला गया कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 20, और यही 20 के लगभग जो 2 गुने होते हैं फ्रेंड्स वो आपके द्रव्यमान संख्या होते हैं। अधिकतर देखिएगा आपको जो परमाणु संख्या है उन्हीं के 2 गुने के लगभग आपको द्रव्यमान देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखें, कैल्शियम का परमाणु संख्या होते हैं यानी एटॉमिक नंबर होते हैं 20, और इनके द्रव्यमान हो जाएंगे 40। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन हो जाएंगे 31वें क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस से संबंधित, आवर्त सारणी से रिलेटेड। डैश डैश समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है, यानी बोला गया आपके 17वें समूह में जो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वो कौन है। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आयोडीन। आयोडीन जो है फ्रेंड्स ये सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो आप जानते ही हैं कि आवर्त में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जो है अभिक्रियाशीलता घटती है। आवर्त में सॉरी फ्रेंड्स, आप अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आपके जो है अभिक्रियाशीलता की दर कम होती जाएगी, और इस तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएंगे आयोडीन। और जबकि सबसे ऊपर में जो है फ्रेंड्स आपके फ्लोरीन तत्व है, फ्लोरीन जो आपके ऑप्शन बी में है। फ्लोरीन जो है फ्रेंड्स आपके सबसे ऊपरी आवर्त में यानी दूसरी आवर्त में है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो जाएंगे आपके फ्लोरीन तत्व, क्योंकि फ्रेंड्स वो आवर्त में सबसे ऊपर है, यानी समूह में सबसे ऊपर है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील हो जाएंगे आपके फ्लोरीन, और सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएंगे आपके आयोडीन। अगला क्वेश्चन है हमारा 33वां क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है, जीवाश्म काल निर्धारण का एक तरीका जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न डैश के अनुपातों का पता लगाना होता है। यानी जीवाश्म काल निर्धारण में जो है फ्रेंड्स किसके विभिन्न अपरूपों को ज्ञात किया जाता है, यानी किसके अनुपात का पता लगाया जाता है, तो आपके समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाया जाता है। यहाँ पर जो फ्रेंड्स आपका डैश है इस स्थान पे आपके समस्थानिकों के अनुपात का पता लगाना होता है, किसमें, जीवाश्म काल निर्धारण में। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके जीवाश्म काल निर्धारण में किसको ज्ञात किया जाता है, विभिन्न प्रकार के, तो उनके विभिन्न प्रकार के समस्थानिकों का अनुपात लगाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं किससे, साइंस से संबंधित। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर करते चलिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 50वां क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन आपको पूछेंगे फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे जो है 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स से और केमिस्ट्री से मिलाकर। तो आप एक एक करके फ्रेंड्स समझते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। क्वेश्चन से आपके कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। आवृत्ति बराबर आपको ज्ञात करना है। आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होते हैं, तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होते हैं 1 आवर्तकाल। 1 आवर्तकाल आपके फॉर्मूला होते हैं। क्या होते हैं, आवर्तकाल, यानी आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होते हैं 1 आवर्तकाल। तो इनमें से फ्रेंड्स आपको आवृत्ति ज्ञात करना है, तो आपको आवर्तकाल दे दिया गया है। कितना है आवर्तकाल, 0.04 सेकंड। और इन्हीं को जब फ्रेंड्स दशमलव हटाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे हमारे, और कितने हो जाएंगे 100 प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि 2 संख्या बाद दशमलव तो ऊपर 10 कर देंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएंगे, हमें 25 की प्राप्ति हो जाएंगी। और आवृत्ति के मात्रक होते हैं HZ, इस तरह से हमारे निकल के आ जाएंगे HZ। यानी कि हमारे राइट आंसर जो होंगे वो हो जाएंगे आपसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आवृत्ति के मात्रक हट तो इस तरह से निकल के आ जाएंगे। तो बस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, आवृत्ति बराबर फॉर्मूला होते हैं 1 आवर्तकाल होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 53वां क्वेश्चन। 53वां क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जिनमें किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। तो इनमें से फ्रेंड्स इसको देखिए अलग तरीके से हल करते हैं। जिनमें से आपके हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा इसमें तो होंगे नहीं, क्योंकि ये आपके ऊंचाई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये उद्योग में प्रयोग होने वाली ऊर्जा है परमाणु भट्टी के दौरान। रासायनिक ऊर्जा ये भी आपके नहीं होंगे। रहा आपके गतित ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इनमें से फ्रेंड्स आपके गतित ऊर्जा बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होते हैं 1/mv²। इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपको कहीं भी ऊंचाई नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये भी आपके नहीं होंगे। बाकी जो रहा फ्रेंड्स आपके स्थितिज ऊर्जा, तो ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर। अब इनमें से फ्रेंड्स आपके देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं mgh, ये आपके फॉर्मूला होते हैं। तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेंगे, गुरुत्वजनित त्वरण पर भी निर्भर करेंगे और हाइट पर भी निर्भर करेंगे। और आपको पूछे गए कि ऊंचाई के साथ बदलती है, यानी ऊंचाई पर प्रभाव पड़ने से ये भी बदल जाएंगे। यानी इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके स्थितिज ऊर्जा में जो है हाइट का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप जो है फॉर्मूला के माध्यम से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ बदलती है वो आपके स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है हमारा 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन है आपके क्या है क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे फ्रेंड्स 2-4 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके ये टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इनका अन्य नाम ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, लेंस की गोलाई जो कम हो जाती है, जो आँख में लेंस होते हैं इसकी गोलाई जो है कम हो जाती है, यानी कि छोटा बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में लेंस की जो गोलाई होती है वो कम हो जाती है। और लेंस की गोलाई कम होने की वजह से क्या होता है, इनकी फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। इनकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है, और फोकस दूरी बढ़ने से फ्रेंड्स क्या होती है, आपके लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पे जरूर पूछे जाएंगे। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और दूरदृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। और दूरदृष्टि दोष में लेंस की जो मोटाई होती है यानी गोलाई होती है वो आपके घट जाती है, और इसमें जो है फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ने के बाद क्या होती है, लेंस की क्षमता घट जाती है। तो ये 4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा 57वां क्वेश्चन। 57वां क्वेश्चन से आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। जो अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रेंड्स आप आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं, लेकिन इसका जो शुरुआत किया गया था किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, आपके आवर्त सारणी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्विमित्रीय मेंडलीव। द्विमित्रीय मेंडलीव के द्वारा जो आपके आवर्त सारणी दिए गए थे। और ये जो दिए थे फ्रेंड्स आपके नियम जो दिए थे, किस प्रकार के नियम दिए थे, तो नियम दिए थे जो कोई भी तत्व जो है उनके परमाणु क्रमांक जो होगा तत्व के भार के बराबर होगा। यानी कि फ्रेंड्स आपके द्विमित्रीय मेंडलीव जो नियम दिया था वो परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार तत्वों को सजाया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, और इसे एक और पॉइंट्स ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके आवर्त सारणी जो आविष्कार किया गया था ये कब आविष्कार किया गया था, तो आपके 1869 में। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये वर्ष ऐसे हैं फ्रेंड्स जो आपके कई बार एग्जाम पे पूछे गए हैं कि आज आवर्त सारणी का आविष्कार कब किया गया था, द्विमित्रीय मेंडलीव के द्वारा। तो 1869 में इसका आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 59वां क्वेश्चन। आ गया फिर से आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड फ्रेंड्स। आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको एग्जाम पे जो है कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए आवर्त सारणी से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको एक बार जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। 59वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस वर्ग
वर्गीकरण के अनुसार आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो इस किस व्यक्ति के द्वारा ये नियम दिया गया था या फिर किस में आपको देखने को मिलेंगे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में जो फ्रेंड्स आपको परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित किया जाता हुआ आपको वर्गीकरण किया गया है। किसके अनुसार? तो आपके आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था फ्रेंड्स आपके मोसले साहब ने दिया था। इसने आपके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में दिया था। तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था आपके मोसले साहब के द्वारा दिया गया था। लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा फ्रेंड्स आपके द्विमित्रीय मेंडलीव के अनुसार देखा। जो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन था द्विमित्रीय मेंडलीव के अनुसार, वो था उसने आविष्कार किया था, द्विमित्रीय मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था और उन्हीं का आधुनिकीकरण करके अच्छी तरह से समझाया था परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। वो थे आपके आधुनिक आवर्त सारणी के नियम में। और आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आपके मोसले साहब के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा 64वां क्वेश्चन। 64वां क्वेश्चन से आपके डैश न होने की क्रिया का कार्य शून्य हो जाता है। क्या नहीं होगा? तो हमारा क्या गया कार्य जो होगा फ्रेंड्स आपके शून्य हो जाएगा। इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले लिखते हैं आपके कार्य बराबर आपके जो फॉर्मूला होते हैं उसको आपको लिखते हैं। कार्य बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपको बोला कार्य शून्य कब होगा? जब या तो हम बल को अगर शून्य कर दे या फिर विस्थापन को अगर शून्य कर दे। क्योंकि फ्रेंड्स जब विस्थापन हमारा शून्य होगा तो जब बल से मल्टीपल करेंगे तो कितने प्राप्ति होगी? शून्य ही प्राप्ति होगी। या फिर बल को जब शून्य मानेंगे तो और विस्थापन से मल्टीपल करेंगे तो क्या हमें शून्य की प्राप्ति होगी? तो हमारा जबकि बल ऑप्शन में नहीं दिया गया यानी विस्थापन दिया गया, इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन को आप अगर शून्य करते हैं तो हमारा क्या गया कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। इस तरह से हमारे ऑप्शन अनुसार राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके न होने की अवस्था में जो है कार्य शून्य हो जाएगा, तो विस्थापन नहीं होने की अवस्था में जो है हमारा शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 67वां क्वेश्चन। 67वें क्वेश्चन से आपके पूछे गए हैं डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका जो है रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट है। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है फ्रेंड्स आपके कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यही जब फ्रेंड्स आप जिप्सम को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यही आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इनके फॉर्मूला जो होते हैं वो आप ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके CaSO4 हाफ H2O, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। CaSO4 हाफ H2O, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन से हमारा 72वें क्वेश्चन। 72वें क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके सन से संबंधित क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारणी से रिलेटेड फिर आ गया आपके सवाल। आधुनिक आवर्त सारणी से आपको क्वेश्चन कई ज़्यादा देखने को मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपके किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपके रिपीट हो सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स आपके आवर्त सारणी से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे ज़्यादा और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम पे देखने को मिलते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश की स्थिति के संबंध में असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह तथा 17वें समूह में रखा जा सकता है। ये विवाद जो है फ्रेंड्स यानी अपवाद संबंधित है। ये किसके संदर्भ में है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन के संदर्भ में। हाइड्रोजन जो है फ्रेंड्स एक विवादपूर्ण तत्व है जिन्हें फ्रेंड्स आपके आधुनिक आवर्त सारणी की स्थिति के संबंध में जो है असंगति है क्योंकि इसे पहले पीरियड के पहले समूह भी रखा जा सकता है और 17वें समूह भी रखा जा सकता है। किस तत्व को? हाइड्रोजन को। ये विवादपूर्ण है तत्व है। अगला क्वेश्चन से हमारा 74वां क्वेश्चन। 74वां क्वेश्चन पूछे गए थे आपके ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? 74वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे रिपीट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर मैं आपको पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर फॉर्मूला होते हैं फ्रेंड्स आपके F बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो आते हैं G(m1 × m2) और नीचे r²। ये आपके गुरुत्वजनित त्वरण बराबर यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर आपके फॉर्मूला होते हैं। तो इनमें देखिए फ्रेंड्स आपके ये न्यूटन साहब के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया और इनमें कौन कौन से निर्भर करेंगे। तो इनमें देखिए इनके बीच की दूरी यानी ये हमारा इनके बीच की दूरी दर्शाते हैं यानी r² जो है इनके बीच की दूरी को दर्शाते हैं। तो नहीं ये आपके जरूर इस पर निर्भर करता है। तो नहीं ये ऑप्शन नहीं होंगे। जबकि इनके द्रव्यमानों के गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स m1 × m2 द्रव्यमानों के गुणनफल के रूप में है यानी इस पर भी आपके निर्भर करेंगे। यानी ये भी आपके नहीं होंगे क्योंकि फ्रेंड्स आपके नहीं वाले पूछे गए, इसको ध्यान रखना है। गुरुत्व स्थिरांक, तो ये हमारा जो है फ्रेंड्स जी ये हमारा गुरुत्व स्थिरांक है। जबकि बोला गया है इनके द्रव्यमानों के योग। तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स आपको कहीं भी दो द्रव्यमान का योग नहीं दिख रहा है। तो यानी इस तरह से हमारे द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि फ्रेंड्स हमारे फॉर्मूला में यूज नहीं होते हैं। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर डी, इनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि फ्रेंड्स आपके गुरुत्वाकर्षण बल बराबर
तो बराबर है, ये आपके फॉर्मूला होता है। इन्हीं के संदर्भ में आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यानी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन। 80वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं साइंस से संबंधित। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या है? मिलान के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स। आप कह सकते हैं ये रीजनिंग के संदर्भ में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये तत्व के संदर्भ में फ्रेंड्स तो इसको भी आपको जानना जरूरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, 80वां क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, यदि अमोनिया गैस है, अमोनिया को जो है फ्रेंड्स गैस है, तो आपके कपूर क्या होगा? तो कपूर जो है क्या है फ्रेंड्स? तो कपूर की आप प्रॉपर्टीज दर्शाइए। इनमें से कपूर क्या है हमारा? गैस है? नहीं, ये भी नहीं होगा। कपूर तरल है? ये भी नहीं होगा। जबकि कपूर जो है फ्रेंड्स आपके ठोस पदार्थ है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ठोस हो जाएंगे। कपूर जो है हमारा ठोस पदार्थ है, इसी वजह से ठोस हो जाएंगे। कपूर ठोस और अमोनिया हमारा क्या है? गैस है। अगले क्वेश्चन से हमारा 81वां क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन पूछे गए, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित जाना जाता है या फिर किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, वेग के रूप में हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके वेग जो है निश्चित दिशा में होते हैं, यानी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके वेग जो है आपके सदिश राशि है। क्योंकि फ्रेंड्स आपके निश्चित दिशा की बात कही है और निश्चित दिशा में गति कर रही है कोई पिंड या फिर कोई वस्तु, तो आप उसे क्या सकते हैं? वेग कह सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ निश्चित दिशा की बात कही है, इसी वजह से नहीं होंगे। बाकी जो होती है फ्रेंड्स आपके किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं, ये हो जाएंगे। लेकिन आपके निश्चित दिशा की अगर जब भी बात बोले तो आपके वेग हो जाएंगे, क्योंकि वेग हमारा सदिश राशि है और सदिश राशि के संदर्भ में क्या होते हैं? तो आपके निश्चित दिशा में तय की गई दूरी में लगे समय को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 88वां क्वेश्चन। 88वें क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, निम्न में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्वा। उल्वा नामक पौधा जो है फ्रेंड्स आप इसे थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। और बाकी जो है फ्रेंड्स आपके कारा, सीसिया और स्पाइरो वगैरह, इसे आप थाइलोफाइटा समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह जो है वो आपके थाइलोफाइटा समूह है। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 90वां क्वेश्चन। 90वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, क्या है 90वां क्वेश्चन? टेरा ब्लू XT टीके नामक स्टार्च स्मार्ट ग्लोबल का आविष्कार किसने किया था, जो मिर्गी के दौरे का संकेत देता है? ये जो आपके उपकरण है फ्रेंड्स आपके XTTJ टेरा ब्लू XTTJ नामक स्मार्ट ग्लोब है, जो आविष्कार किया गया था फ्रेंड्स हाल ही में। ये मिर्गी के दौरे का संकेत देता है, यानी मिर्गी बीमारी जो होती है फ्रेंड्स उनका संकेत देता है। इसका जो आविष्कार किया गया था किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, राजलक्ष्मी बुर्थोकुर के द्वारा। राजलक्ष्मी बुर्थोकुर के द्वारा एक स्मार्ट ग्लोब आविष्कार किया गया था, जिन्हें फ्रेंड्स आपके मिर्गी दौरे से संबंधित आपके जांच की संकेत देता है। तो ध्यान रखिए, आपके आने वाले एग्जाम पे इस तरह भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि आपके टेरा ब्लू XTTJ किससे संबंधित है और आपको बीमारियों के नाम दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, आपके टेरा ब्लू XTTJ जो है आपके मिर्गी के दौरे से संबंधित यानी मिर्गी बीमारी का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन हमारा 91वां क्वेश्चन। 91वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः डैश को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। विद्युत धारा को जो है परिवर्तित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 95वां क्वेश्चन। 95वां क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? ऐसे कौन से ऑप्शन है जो फ्रेंड्स आपके स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाते हैं? जिसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी एस बराबर जो आपके फॉर्मूला बनते हैं UT + ½ ये आपके जो स्थिति और समय को दर्शाते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके ये एस यानी विस्थापन यानी दूरी कह सकते हैं, यानी स्थिति, और ये जो है आपके टाइम, इनके बीच संबंध को दर्शाते हैं। जबकि अगर बात करें फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी फॉर्मूला की बात करें, ये किसको दर्शाते हैं फ्रेंड्स? ये आपके वेग और समय के बीच संबंध दर्शाते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96वां क्वेश्चन। 96वां क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, काली मिट्टी को डैश किस रूप में जाना जाता है? जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यहाँ बाय मिस्टेक है, यहाँ रेगुड़ होना चाहिए NCERT के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कपास वाली मिट्टी भी कह सकते हैं, काली कपास वाली मिट्टी भी कह सकते हैं, किसे? रेगुड़ मिट्टी को। अगला क्वेश्चन है हमारा 98वां क्वेश्चन। 98वां क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? ऐसे कौन से तत्व है फ्रेंड्स जो आपके दोनों क्वथनांक भी और घनत्व भी दोनों क्या होते हैं? निम्न होते हैं। इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जो है फ्रेंड्स आपके इनके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, जो फ्रेंड्स आपके आवर्त समूह में आपके
तीसरे आवर्त में देखने को मिल जाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके पहले समूह से संबंधित है। आपको सोडियम जो देखने को मिलेंगे तीसरे आवर्त में मिल जाएंगे। और सोडियम के एटॉमिक नंबर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो इनके एटॉमिक नंबर होते हैं 11। इनके अलावा फ्रेंड्स आपके पहले वर्ग में जो आपके जितने भी तत्व होते हैं इन्हें सभी को जो है फ्रेंड्स आपके चाकू से आसानी से काट सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स आपके सोडियम के संदर्भ में एक फेमस क्वेश्चन है, वो है आपके मिट्टी के तेल पर रखा जाता है। सोडियम जो है फ्रेंड्स अभी क्रियाशील तत्व होने की वजह से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके इन संदर्भ में 4 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। सोडियम का घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं, एटॉमिक नंबर 11 होते हैं और तीसरे आवर्त में पाए जाते हैं। और समूह की अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपके पहले समूह में पाए जाते हैं और ये इसे जो है फ्रेंड्स आपके मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारे इन 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आज की सेशन के माध्यम आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।